जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो जो आज का जो टॉपिक है उस पर अगर बात की जाए, उसके हवाले से अगर आपको बताया जाए तो हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आजकल हर दूसरा इंसान ये शिकायत करता हुआ दिखाई देता है। इवन बच्चे भी हमारे ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है, उन्हें टेंशन है, उन्हें स्ट्रेस है, उन्हें ना तंग किया जाए, वो इस वक्त किसी से बात करने के लिए नहीं तैयार। ये क्या सिचुएशन है, क्या है ये डिप्रेशन, क्यों इसने इतनी तेज़ी से हमारे जहनों में पंजे गाड़ लिए हैं, क्यों हम जो है वो ये कहते दिखाई देते हैं कि हमें स्ट्रेस है, हमें डिप्रेशन है, हमें टेंशन हो रही है, हमें इस मसले का हल नहीं मिल रहा, इसलिए डिप्रेशन ने हम पे जो है वो अपना हम पे हावी हो गया है या हम पे अपने पंजे गाड़ लिए हैं। इन तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको समझना कितना ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे कि डिप्रेशन है क्या, इससे निपटने के लिए क्या करना है और क्यों हम एक दूसरे को कहते दिखाई देते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे मत तंग किया जाए, मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। ये अकेला छोड़ना क्या इसका हल है, इस पर भी हम बात करेंगे। डिप्रेशन की इकसाम क्या हैं, कितने टाइप्स का डिप्रेशन होता है, या टेंशन और स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इसके रीज़न्स जब तक हम ट्रिगर आउट नहीं करेंगे तब तक हम सोल्यूशंस की जानिब नहीं जा सकते। एक मरतबा जब हम रीज़न्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रिगर आउट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन की, टेंशन की, स्ट्रेस की वजूहात क्या हैं, इन वजूहात पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस पर हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। फिर हम जाके किसी ना किसी सलूशन की जानिब बढ़ेंगे और डिप्रेशन में जो अफराद मुलव्वस हैं या इसमें कहा जा सकता है जिनको डिप्रेशन है, ये मर्ज़ क्या है, इस डिसऑर्डर का जो लोग शिकार हैं बेसिकली, उनको किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं और उनका सहारा बन सकते हैं। डिप्रेशन के शिकार अफराद किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके अंदर मायूसी का फैक्टर क्यों इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे हम कम कर सकते हैं, कम करने के लिए कितनी एफ़र्ट करनी है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, इनकी मदद के लिए हमें क्या क्या करना है, किन फंडामेंटल्स पर, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस पर हमने कारबंद होना है, फॉलो करना है उनको, इस पर भी इन डिटेल में आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि डिप्रेशन से निकलना क्यों ज़रूरी है। अगर हम डिप्रेशन से निकलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें आती है, तो डेफ़िनेटली हम एक खुशगवार और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जब सेहत की बात आती है तो यकीनन जिस्मानी सेहत की बात आती है, नफ्सियाती सेहत की बात आती है, हमारी जहनी सलाहियतों को बेहतर बनाने की बात होती है। इन सब के लिए हमें डिप्रेशन से बाहर निकलना है, स्ट्रेस को कम करना है, एंजाइटी को कंट्रोल करना है और साथ ही साथ टेंशन नहीं लेनी। तो ये सब कैसे मुमकिन है, इसके लिए क्या करना होगा, इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आतिफ सईद हैं, हमारे साथ शायर हैं, अदीब हैं, आप सब उनको जानते हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आतिफ? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ के साथ आज की एक और मेहमान फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं, वेलकम करते हैं। आयशा रफ़ीक है हमारे साथ, आप राइटर हैं, खुशामदीद कहेंगे। आयशा कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आयशा के साथ आज की तीसरी मेहमान भी फर्स्ट टाइम सच सवेरा में आ रही हैं जी, सैयदा रुबाब हैं हमारे साथ, थेरेपिस्ट हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सबको मैं भी बिल्कुल खैरियत से। सबको वेलकम करने के साथ साथ जी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी आतिफ से। आतिफ, डिप्रेशन क्या है आपकी नज़र में? डिप्रेशन के तो बहुत सारे कॉजेज़ तो खैर बहुत से हैं जो बाय डेफिनेशन अगर हम उसे देखें तो जब हमारी डिमांड्स हमारे रिसोर्सेज से ज़्यादा हों, वन ऑफ द रीज़न इज़ कि वो फिर डिप्रेशन की तरफ आप जाते हैं। हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो हम हासिल ना कर पा रहे हों। जेनेटिकली भी ये जाता है, अगर पेरेंट्स में या फैमिली में कहीं डिप्रेशन रन कर रहा है तो वो भी बच्चों में या लोगों तक उसके जो असरात पहुँचते हैं। मगर एक मॉडल जो है वो स्ट्रेस से एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी से डिप्रेशन तक भी जा रहा है। अब जो मेन कॉज आ रहा होता है स्ट्रेस का, हम पहले स्ट्रेस को ले लेते हैं फिर डिप्रेशन की तरफ आ जाते हैं। तो स्ट्रेस का जो मेन कॉज होता है वो कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जो एक थ्रेट क्रिएट कर ले आपके लिए, जैसे एग्ज़ाम आ गया है और आपकी तैयारी नहीं है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो अब वो स्ट्रेस फैक्टर आ गया। बिल्कुल। या आप ड्राइव पे निकल गए हैं तो आपको अचानक मौसम ऐसा हो गया कि बारिश होना शुरू हो गई है और आपको लग रहा है कि यार पता नहीं रास्ते ना बंद हो जाए, ना यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब
इफ़ दैट सिचुएशन स्टे फॉर सम टाइम, यानी कुछ देर रहती है, तो वो एंग्जाइटी की तरफ चली जाती है, वो ट्रिगर कर देता है। अब स्ट्रेस का एक जो इवेंट है जिसने इसको क्रिएट किया है वो ख़त्म हो जाता है। सही। हर वक्त तो नहीं उसने रहना, एग्ज़ाम है 3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही है। मगर अगर उसके असरात आप बाद में भी फील करते रहें, यानी उस एंग्जाइटी फेज़ के अंदर आप रहते हैं और उसका आप इलाज भी नहीं करते हैं, तो वो लीड कर जाता है डिप्रेशन की तरफ। और फिर उसको वहाँ पर उस स्टेज पर आकर फिर वो बंदा उस स्टेज पर होता है जहाँ वो दूसरे की सुनने से ज़्यादा अब उसको वो सुनता नहीं है कि ये क्या है, वो आइसोलेशन के अंदर अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। फिर आजकल के दौर में तो वैसे भी कोई किसी की बात कितनी देर तक सुन सकता है। जो डिप्रेस्ड बंदा होगा उसके पास नेगेटिव चीज़ें ही होंगी, सही, शिकायतें ही होंगी, ऐसे ही है, और कमी का इजहार ही कर रहा होगा किसी न किसी मामले में। तो उसको सुनने वाले जो हैं वो इवन उसके प्यारे भी हों, घर वाले भी हों, एक लेवल तक सुनते हैं एंड देन अवॉइड करना शुरू कर दें, यार इसके पास बैठो तो ये रोता ही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही, ये नेगेटिव बातें, और वो नेगेटिव चूंकि एनर्जी इमिट कर रहा है तो वो अपने आसपास के लोगों पर उसका असर होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस असर को हम कैसे कम कर सकते हैं। कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कि अगर कोई ऐसा इंसान हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जिसको कोई पॉजिटिव बात नहीं नज़र आ रही, कुछ पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही, उसको किस तरह से, उसकी सोच को हम कैसे बदल सकते हैं, उसका डिप्रेशन कैसे कम कर सकते हैं, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आयशा, आपकी नज़र में डिप्रेशन क्या है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जानना और जांचना ज़रूरी है कि बेसिकली डिप्रेशन है क्या। अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो डिप्रेशन, अगर हम इसको नफ्सियाती और जज्बाती तनाजुर में देखें तो ये एक बीमारी है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इसको एज अ डिजीज़ जो है हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे होते, और हम इसको जिसकी वजह से हमारे माशरे में जो है जहनी मरीज़ ज़्यादा जो है पैदा हो रहे हैं। तो हम अमूमन ऐसे होता है कि हम जो डिप्रेशन के हवाले से हम ऐसे करते हैं कि जो फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस होता है बीमारियों का, हमें बस वो जो बीमारी नज़र आ रही होती है ज़ाहरी तौर पर, जिसकी गिरफ्त होती है, तो उसी को हम बीमारी समझ रहे होते हैं। लेकिन डिप्रेशन जो है इसका फ़िज़िकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका ताल्लुक़ इंसान की रूह से है, जज्बात से है, नफ्सियात से है। तो बस फिर इसको ना डिप्रेशन को एक लाइट ले रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे माशरे में एक नफ्सियाती मरीज़ जो हैं और आप कह लें जहनी मरीज़ जो हैं वो परवान चढ़ रहे हैं, और इस चीज़ को हम सीरियस नहीं ले रहे। बिल्कुल, क्योंकि हम महसूस नहीं करते हैं। अगर हमारी कोई जिस्मानी तकलीफ़ है या कोई जिस्मानी बीमारी है, उसको तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियसली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहनी बीमारियों को, स्पेशली नफ्सियाती बीमारियों को ना ही हम कंसीडर करते हैं, ना ही इनकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। रुबाब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है। मैं उससे पहले चाह रही हूँ कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें। आपकी नज़र में डिप्रेशन क्या है? There's a difference between being depressed and having depression. हम बहुत सी जगह पे डिप्रेस होते हैं, which is very normal and natural. Severe clinical depression, mild clinical depression, there are different varieties and different reason and causes of these depressions. तो हमें ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कोई डिप्रेस है या डिप्रेशन में है। उसके लिए काफ़ी डिटेल्स हैं जानने के लिए, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो फिर हम ये जानें कि डिप्रेशन की इकसाम कितनी है? 4 से 5 हैं। सबसे पहला कि आप मायूस हो रहे हैं और इस तरह का पोस्टनेटल डिप्रेशन होता है। बाइपोलर एक डिजीज़ है, उसमें 2 फेजेस होते हैं, उसमें एक फेज़ जो है वो डिप्रेशन का है, एक सीवियर क्लिनिकल डिसऑर्डर के तौर पे कंसीडर किया जाता है, एक माइल्ड डिसऑर्डर की तरफ लेकर जाता है। लेकिन इन सब का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट लेवल, ट्रीटमेंट डिफरेंट है। कुछ में हमें मेडिकेशन की हेल्प चाहिए होती है, कुछ में हमें टॉक थेरेपी की हेल्प चाहिए होती है, और कुछ में ऐसे सिलसिला है जिसमें हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट हमें प्लान करनी होती है, जिसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, जिसमें पेशेंट भी इन्वॉल्व होगा, उसकी थेरेपी भी होगी, मेडिकेशन भी होगी, लाइफस्टाइल भी चेंज करना होता है। सही। इनको डायग्नोस करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, इसके लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, हम आपसे ही जानेंगे। इन डिटेल हम आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे इस पर कि डिप्रेशन की इकसाम क्या है, इनको किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, और फिर जब डायग्नोस हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, ट्रिगर आउट हो जाए, तो फिर इनको ट्रीट करना कितना आसान है, या फिर ट्रीटमेंट में कितनी ज़्यादा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस पर भी मज़ीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें नाज़रीन बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, रुबाब से ही बात करते हैं और उनसे जो है वो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।
सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें हम ये जान रहे हैं कि डिप्रेशन क्या है, किसे डिप्रेशन कहा जाता है, इसकी इकसाम क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं, हम किस तरह से जान सकते हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई इंसान डिप्रेशन में मुब्तला है तो उसकी मदद हमने किस तरह से करनी है, उसको कैसे सपोर्ट करना है, कैसे उसे इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से, इस टेंशन से, स्ट्रेस से हमने बाहर निकालना है, इसके लिए हमें कितनी एफर्ट करनी होगी, इस पर भी हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले रुबाब से बात हो रही थी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। रुबाब, इकसाम की बात हुई कि डिप्रेशन की इकसाम क्या है, इनको किस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि एक इंसान डिप्रेशन का मरीज़ है? देखिए, उसके लाइफस्टाइल से, फंक्शनैलिटी लेवल से। अच्छा। और एक आम इंसान के लिए आई थिंक सो इट विल बी नॉट ईजी, इतना आसान नहीं होगा कि वो डायग्नोज कर सके। इसमें हमें प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होती है और इसको डायग्नोज करके रिजॉल्व भी प्रोफेशनल की हेल्प से किया जाता है। लेकिन अगर हम ये डिफ्रेंसिएशन सीख लें कि हर सिचुएशन में डिप्रेशन का वर्ड कुछ जगहों पे बहुत नॉर्मली यूज़ होना शुरू हो गया। सबसे पहले सैड होना, डिप्रेस होना और डिप्रेशन, ये 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, डिप्रेशन की सबसे पहले कि इट हैज़ टू बी मिनिमम 2 वीक्स सेम स्टेट, और आपका वेट, आपकी स्लीप, आपकी डाइट, आपके कंसंट्रेशन लेवल, ये सब इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, खुद भी महसूस हो रहा है और दूसरे भी महसूस कर रहे हैं, तो ये सीवियर क्लिनिकल डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और मेजर फैक्टर इज़ आप ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचते हैं क्योंकि आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहे होते कि आप ज़िंदगी के सारे काम और सारी चीज़ों को निभा सकेंगे, मैनेज कर सकते हैं। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि मायूसी जब एक इंसान के अंदर सलाहियत कर जाती है, पीक पे होती है, तो वो स्टेज है जब उसको कंसल्टेंट की ज़रूरत है, उसे कंसल्ट करना है। हाँ, लेकिन मैं इस वर्ड को ज़रा ठीक करूँगी। मायूसी इट्स मोर लाइक अ कैरेक्टर फैक्टर, हम खुद से कर सकते हैं कि ये मायूस हो गया है। डिप्रेशन जो है, इसके पीछे 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं। इट्स मोर लाइक अ केमिकल डिसऑर्डर जिसमें डोपामीन और सेरोटोनिन की फ्लक्चुएशन से ये कॉज होता है। तो हम इसके लिए अगर मायूसी का वर्ड यूज करते हैं तो वो किसी का थिंकिंग पैटर्न है, द वे ऑफ हैंडलिंग ऑफ लाइफ है। ये सीवियर क्लिनिकल डिप्रेशन ये एक बीमारी है और उसमें कोई मायूस अपनी मर्जी से, मूड मिजाज से नहीं होता है। ये हमें सबसे पहले समझनी है कि इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। नोबडी वुड लाइक टू लिव अ डिप्रेस्ड लाइफ। और अगर कोई ऐसे डिप्रेशन की स्टेट में चला भी गया और वो लंबा रह भी रहा है तो वो इवन अगर लोग कहते हैं अटेंशन सीख करता है, अटेंशन सीख भी कर रहे तो अटेंशन क्यों उतनी नहीं मिल रही जिसको अटेंशन सीख करने की जरूरत पड़ रही है। सही, ठीक है, तो हमें बहुत जानना भी बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली हमारे इर्द गिर्द के लोगों का, और टीन एज के बच्चे, और इवन इट्स नॉट एट ऑल के सिर्फ बच्चे। मेरे पास इस वक्त इतने क्लाइंट्स हैं जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड एज में हैं, जो कोरोना से ठीक हुए हैं, बहुत सी चीज़ें, उनका केमिकल इम्बैलेंस है। अब क्या हम उनको ब्लेम करेंगे कि वो खुद मायूस हो गए हैं? दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न एंड बेस। हम उसको जब तक एक डिजीज़ नहीं मानेंगे, बहुत से लोग, अभी भी मैं थेरेपिस्ट के तौर पे नहीं जाती, मैं जिनकी थेरेपी करती हूँ, जो मेरे पास आते हैं, डॉक्टर के तौर पे मिलती हूँ। इट्स सच अ टैबू कि ओल्ड एज में हम थेरेपी लेंगे, हमें डिप्रेशन हो गया है। बिल्कुल, पढ़े लिखे के लोग कहते हैं हम तो डॉक्टर्स हैं, हमें किस कैसे डिप्रेशन हो सकता है। ये जो हमारा मसला है, ये यकीनन हमारा कौमी मसला है और ये बहुत बड़ा डिलेमा है हमारी सोसाइटी का कि अगर किसी को आप ये कह दें कि आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, आप किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, तो वो समझते हैं शायद हम जहनी मरीज़ हैं। आतिफ, इसके अंदर ये बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को कन्विंस करना कि आपके जहनी सलाहियतें भी मुतासिर हो सकती हैं, किसी जहनी डिसऑर्डर का भी शिकार हो सकते हैं, आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत भी हो सकती है, जैसे कि अभी रुबाब भी कह रही हैं। ये शऊर क्यों नहीं हमारे अंदर उजागर हो रहा? असल में तो ये सबसे बड़ा कॉज ही ये है कि ये इसको समझा ऐसे जाता है कि यार मैं अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास डिस्कशन के लिए भी जा रहा हूँ तो मैं पागल हूँ, और या मुझे अगर कहा भी जा रहा है लोग क्या कहेंगे कि मैं पागल हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहा हूँ। या अब बेशक उसकी वजह से बाकी सारे लोग नेगेटिव एनर्जी की वजह से बीमार हो रहे हों। जैसे कहते हैं ना, जब एक बंदा मर जाता है तो वो तो चला गया दुनिया से, दुख उसके बाद वालों को पता चल रहा होता है। इसी तरह एक ऐसा बंदा जो डिप्रेस्ड है, उसे खुद नहीं पता कि मैं खुद किस कंडीशन में और मैं अपने इर्द गिर्द वालों को कैसे इफेक्ट कर रहा हूँ। वो ऐसे ही है जैसे दुनिया से गया हुआ है, मगर उस साथ वाले लोग उसके इस नेगेटिव ऑरा की वजह से डिस्टर्ब हैं। अब उसे ये कन्विंस करना, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है थोड़ी अवेयरनेस है कि लोगों को
ये इससे निकल रहे हैं कि हम कंसल्ट कर लें मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की वजह से। मगर अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बंदा अवेयर तो हो कि मुझे किसी किस्म का स्ट्रेस या डिप्रेशन है, या उसके अराउंड जो लोग हैं, जैसे रुबाब ने कहा ना कि वो एक उसकी लाइफस्टाइल चेंज आ जाता है। सही। अब हम लोग इतने बिजी हैं कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वालों के भी इस लाइफस्टाइल चेंज को देखते नहीं हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे। सही। चाहे वो हमारी पेरेंट्स में हो, चाहे वो हमारी औलाद में हो, हमारे पीयर्स में हो, हमारे फ्रेंड्स में हो, कि वो एक बंदा है जो अच्छा भला बोलता था और वो खामोश हो गया, अब वो मेरा सबॉर्डिनेट है। सही। और मैं देख ही नहीं रहा उसकी तरफ। अच्छा, हम उसमें भी उसको लेबल कर देते ना, अब इसके नखरे बहुत हो गए हैं, ये गरूर कर रहा है, या ये अपने आप को कुछ समझ रहा है। हमने कुछ जो है ना वो बहुत सारी डिग डाउन नहीं कर रहे ना, हम ऑब्जर्व जब नहीं करेंगे ना, असल में हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो गया है किसी भी इवेंट पे, किसी भी चीज पे, और हमारे पास इतना कुछ है। या अटेंशन अगर दे भी रहे हैं तो बहुत जजमेंटल होके, वो तो हम दे ही नहीं रहे ना, अटेंशन नहीं है वो एक लुक है। जैसे आप रोड पर से गुजर रहे हैं गाड़ी में, तो आप किसी को चलते हुए देख रहे हैं तो एक वैसे कमेंट पास करते हैं। ऐसे ही आप अपने साथ वाले लोगों के साथ, इवन अपने बच्चों के, जैसे रुबाब ने कहा ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, आप उनसे पूछें तो सही, आपको पता नहीं चल रहा कि वो क्यों एक हेल्दी माइंडसेट के साथ थे, बिल्कुल ठीक थे, अचानक वो बेड पे चले गए। या एक बच्चा जो है वो एकदम खेलते खेलते एक कोने खुदरे में घुसने लग गया, उसकी जो हार्मोनल चेंजेस एज के साथ आ रहे हैं, उसका अवेयर आपको होना है, आपकी जो पेरेंट्स में से फादर को भी होना है, मदर को भी होना है, मगर वो उनका अटेंशन स्पैन बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ को कंसल्ट ही नहीं कर रहे। अब जब वो बिहेव करता है, फॉर एग्जांपल स्कूल से शिकायत आ रही है कि जी लड़ पड़ा है बच्चों के साथ, अब वो बच्चे को मारना शुरू कर देते, बदतमीज़ हो गया। अगर वो कहता है कि जी मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना या इस जगह पे ये मुझे प्रॉब्लम है, तब भी उसको ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो बंदा खुद भी डिप्रेस्ड है या उसके अराउंड लोग हैं। डिप्रेशन एकदम से नहीं आपको आता, उदासी का जैसे वो 4-5 वीक्स का स्पैन है उदासी, या इसकी रीजंस कहाँ पे आ रही हैं कि हम एक मैंने जगह पढ़ा ना कि बोरियत जो है ये एक ब्लेसिंग है। बोरियत आपको बताती है कि ये आपका काम नहीं है जो आप जिसमें मजा ले सकते हैं। तो बोर होना शुरू, जैसे किसी शख्स के साथ आप बैठे हैं, 2 मिनट बाद आपका दिल करता है उठ के भाग जाऊं, तो ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है और सिग्नल है कि यार ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, ये काम भी करेगा। अब उसको आप कंटिन्यू रखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता उदासी की तरफ, सैडनेस की तरफ चला जाता है। और वो अगर टाइम, अब एक बंदा जॉब कर रहा है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, एनालाइज किया जब हम रिसर्च चेक कर रहे थे, तो कई लोग वो जॉब कर रहे हैं जो उनकी ड्रीम जॉब थी नहीं, ऐसे ही है, और वो इसलिए आ गए कि जी और कोई काम नहीं था, बिल्कुल, और वो कर रहे हैं, कोई और है, प्रोफेशन कोई और, वो कर रहे हैं। वो दुख की बात तो ये है कि वो कर रहे हैं, और 30-30 साल अपनी जिंदगी के एक ऐसे काम में जिनमें उसको मजा नहीं आता, वो क्या करेगा? वो सैडनेस का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, वो डिप्रेशन खुद भी प्रेशर लेकर अपने साथ चल रहा है, उसको कहीं पे भी जगह मिलेगी उस प्रेशर को रिलीज करने की, बेजा वो फिर ऐसी हरकत करेगा कि जो किसी के लिए भी वो बेहतर नहीं होगी, ना उसकी अपनी ज़ात के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसके अंदर होगा। आयशा, जैसे कि अभी आतिफ बात करते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं ऐसे हैं जिनका पैशन कुछ और है और प्रोफेशन कुछ और है, तो यहाँ पे भी हमें सोच को बेहतर बनाने की ज़रूरत है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना है, हमारा पैटर्न क्या है। जी बिल्कुल, और यही चीज़ ना इनमें एहसास महरूमी पैदा कर देती है, और ये एहसास महरूमी जो है इनकी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं खला आ जाता है, क्योंकि बेसिकली होता ये कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो 3 उसके पार्ट्स हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो जो मुस्तकबिल है वो हमेशा माजी और हाल की गोद में पल के जवान होता है। तो होता ये कि फिर हमारा जो एहसास महरूमी है वो ग्रेजुअली हमें नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा होता है। अच्छा, अब इसमें नेगेटिव थिंकिंग एक अंदाजे के मुताबिक कि इंसान जो है एक दिन में उसको 60,000 सोचें आती हैं, और सोच जो है वो एक पानी के बहाव की तरह है, उस कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। अगर तो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेगेटिव है, हमें हर तरफ से बेजारी मिल रही है, मायूसी मिल रही है, और एहसास महरूमी का शिकार हैं, फिर इस तरह से बहुत से लोग एहसास कमतरी में चले जाते हैं जब उनका पैशन जो है वो नहीं पूरा होता, उनका एक ड्रीम पूरा नहीं होता, वो करना कुछ और चाह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं है, हालात साजगार नहीं है, उनको नहीं पता, उन्हें किस नहीं दिखाई जाती। जी बिल्कुल, डायरेक्शन नहीं दिखाई जाती, और फिर ये लोग खुद सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं।
और ग्रेजुअली ये सेल्फ पिटी जो है लोगों को डिप्रेस कर देती है और जिसकी वजह से वो बाकायदा तौर पे फिर डिप्रेशन के फेज़ में चले जाते हैं। ऐसे लोगों की मदद कैसे की जा सकती है, उनको किस तरह से सपोर्ट करना है, उन्हें किस तरह से हमने बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेकर आना है, कैसे डायरेक्शन फराहम करनी है, कि कौन उनकी रहनुमाई करेगा, इस पर भी हमने बात करनी है और जानना है कि किस तरह से हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है ये हमारी जहनी सेहत के लिए। इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन, हम बड़े ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है डिप्रेशन के हवाले से। डिप्रेशन क्या है, इसकी इकसाम क्या है, इसकी अलामात और वजूहात जानना क्यों ज़रूरी है, और ऐसे अफराद जो डिप्रेशन का शिकार हैं उनकी मदद कैसे की जा सकती है, इस पर अब हम बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से और उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या सलूशंस हैं। लेकिन सलूशंस तभी मिल सकते हैं जब हम मसाइल को जान सकें कि क्या मसला है, किस तरह से जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है कि इंसान, उसकी क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे, कितना प्रेशराइज है वो, कितना टेंस्ड है वो, कौन सी टेंशन उसके सर पर हावी है और उससे उसका जहन क्यों मुतासिर हो गया है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब हमने तलाश करने, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि एक छोटा बच्चा भी ये कहता हुआ दिखाई देता है कि मुझे टेंशन है, मुझे डिप्रेशन है, अभी मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आखिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, सोसाइटी में रहने वाले अफराद, उनका माहौल, उनका मिजाज किस तरह से जो है वो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है, इसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे रुबाब से। रुबाब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी डेली प्रैक्टिसेस में शामिल हो रही हैं। टेंशन में आ जाना, प्रेशराइज हो जाना, एंजाइटी का शिकार हो जाना, या फिर सबको एक तरह से ये प्रिटेंड करना कि हम बहुत खूब हैं, हमारे पास जो है वो परफेक्ट है, किसी और के पास ऐसा हो नहीं सकता, मैं सबसे आगे हूँ। ये जो दिखावे की और प्रिटेंड करने की कैफियत है, शायद इसकी वजह से भी हम बहुत प्रेशराइज हैं। इसका बेसिक रीज़न हम जो आतिफ बात कर रहे थे कि एक दूसरे को ऑब्जर्व करने का टाइम नहीं है। एक बेसिक स्किल अल्लाह ने हर इंसान में डाली है, वो एम्पैथी है कि जिस तरह आप कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं और मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप खुश हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह हम इर्द गिर्द में अपनी इस फीलिंग को, इस अंडरस्टैंडिंग को हमने बिल्कुल मार दिया, इसलिए कि लोग समझते हैं कि ये कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है या इम्पॉर्टेंट नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप, जिसकी कमी से इट्स नॉट के टाइम, समटाइम इट्स अ मोमेंट्री थिंग टू, वाइल आप क्वालिटी टाइम दें अपनी फैमिली को, एक मिनट में गुजरते हुए पता चल जाता है, आधे मिनट में एक्सप्रेशन से पता चल जाता है somebody is upset. It's not the matter of time, it's the matter of how much interest you have in next person. आप उसको, हम गुजरते हुए पूछते हैं हेलो कैसे हो, अब लेकिन हम क्या करें, गैजेट्स का दौर है, टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमें तो साथ बैठे हुए इंसान की परवाह नहीं। हाँ जी, ये आपने बहुत मज़े का रीज़न और पॉइंट आउट किया है। अगर हम इसकी अच्छा, बहुत से लोग हैं डिप्रेशन में आके गैजेट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जब उन्हें दुनिया से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती, सोशलाइजेशन का वो वाले मौके नहीं मिल रहे होते, और वो एज अ सोशल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस उनके पास होती नहीं है, तो उस रिजेक्शन लेने से बेहतर है वो आइसोलेशन और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। डे 1 से जो बंदा बहुत ज़्यादा, बच्चा ख़ास तौर पे गैजेट्स की तरफ है, उसका चांस ऑफ हैविंग डिप्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, और ऑलरेडी उसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गैजेट्स की तरफ जा रहा है। अच्छा, हम ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा क्यों आइसोलेट हो रहा है, क्यों वो सोशल नहीं हो पा रहा है, या फिर उसे अपने गैजेट की और अपनी प्राइवेसी की इतनी परवाह। हम तो ये देख रहे होते हैं कि बस ये पहले तो बहुत अच्छा था, बड़ी बात मानता था, अब ये अचानक से बदतमीज़ हो गया है, अब ये कहना नहीं मानता, ये बात नहीं सुनता, इससे बात करो ये तो खाने को दौड़ जाता है। हम क्यों रीजंस को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे? हम रीजंस को, एक तो बेसिक फैक्टर एम्पैथी नहीं है, सेकंड थिंग हम सबको एक दूसरे को ब्लेम करना बहुत पसंद हो गया है। कोई भी अपने अंदर झांक के, अगर सब अपने आप से कम से कम वेल कनेक्टेड हो जाए तो हमें दूसरों के अंदर का हाल भी बड़ा अच्छा दिखाना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो मेजर रूट कॉज मैं कहती हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, एडिक्शन का और बहुत से मसाइल का, दैट इज़ लो सेल्फ वर्थ। और लो सेल्फ वर्थ क्या है कि हम अपनी कमज़ोरियों को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते नहीं हैं, वीकनेसेस को
जानना बहुत ज़रूरी है, उनको ओन करना बहुत ज़रूरी है, उनको एक्सप्लोर करके उन वीकनेसेस को अपनी ग्रोइंग एजेस में और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। हम बहुत आराम से लेबल कर देते हैं इस बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, ये इसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दैट जो नेगेटिविटी, हम नेगेटिविटी इतने मज़े से कमेंटिंग करते हैं कि नेगेटिविटी आ रही है, वो नेगेटिविटी कहीं से इंड्यूस हो रही है तो वो आउटपुट के तौर पर आ रही है ना। हम में से कितने लोग हैं, कितनों ने बचपन में ये सुना होगा कि ओह वाओ 60% परफेक्टली फाइन। मैं ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ जिनके A+ एक नंबर से अगर रह गया तो वो बच्चों की जान अजाब कर देते हैं कि आपका A+ नहीं आया। जिनके 97% मार्क्स हैं वो फिर कहते हैं कि तुम्हें 99 लेने चाहिए थे, ठीक है। खुदा और नबी के अलावा तो कोई परफेक्ट नहीं है 100% लेने के लिए। हम अपने बच्चों को जब इतना कंपैरिजन, इतना कंट्रास्ट और इतने प्रेशर में डाल देंगे, और वो हम ये नहीं कर सकते कि एक तरफ ये कहें कि तुम परफेक्ट स्टूडेंट हो जाओ, इट्स ओके, जो भी पहनने को मिलता है पहन लो, जो भी खाने, जब आप उसको परफेक्शन के लेवल्स डिस्टर्ब कर देंगे, इस पॉइंट पे ला देंगे, शो ऑफ की आपने बात की, तो फिर वो हर चीज़ में 100% होने का करेगा और लाने की भी कोशिश करेगा। बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। ये परफेक्शनिज्म की जो हमारे यहाँ सोच है, ये हम इनकलकेट करें अपने बच्चों में। हम उनको 100% दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी 100% कंसीडर करें खुद को और हमारा बच्चा भी परफेक्ट बन के आए। ये परफेक्शनिज्म जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह तो साबित हो रहा है, दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। आतिफ, इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है? कंट्रोल करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए। अब होता ये है कि जैसे हम क्यों चाहते हैं कि बच्चा 97% हम खुद नहीं ले रहे। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे जो डॉक्टर नहीं बने मगर बच्चे को डॉक्टर बनना ज़रूरी है। क्यों बनना ज़रूरी है? अगर आप नहीं बने तो वो भी नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे राइटिंग का कहना ख़राब है राइटिंग, तो अच्छा ड्राइंग कर सकता है वो, तो उसके अगर हो सकता है लफ्ज़ों पे आप ध्यान दें तो कोई अच्छी तस्वीरें भी बनती हों। आप उस स्किल को आगे लेके आएँ। मगर ज़्यादा इशू हमारे पास आता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस किसी लेवल पर भी नहीं है। मतलब जब हम, मुझे तो लगता है जब पेरेंटिंग हो या टीचिंग हो, उसके लिए एक कोर्स होना चाहिए पूरा, जैसे बाकी सेमेस्टर्स होते हैं ना, एक सेमेस्टर में जिसमें उनको सिखाया जाए कि ये जो स्किल्स हैं, ऑब्जर्वेशन एक स्किल है जो डेवलप करनी पड़ती है, कैसे डेवलप की जाए। फिर ये जब परफेक्शनिज्म की तरफ आ जाते हैं, ये अब बच्चों को आप सिखाएंगे ना। मैंने एक किस्सा पढ़ा था एक पेरेंट का कि जी उसका बच्चा फेल हो गया। अच्छा। अब वो बच्चे को पता था रिजल्ट कि मैं फेल हो गया हूँ। जब वो आ रहा है घर तो उसने देखा वो पार्टी हो रही है वहाँ, तो सारे ख़ानदान वालों को बुलाया हुआ। अब वो अपने बाप को, उसने कहा मेरे अब्बा को तो रिजल्ट नहीं पता, इसने पार्टी का पहले इंतज़ाम कर लिया। अब वो सारे खा पी रहे हैं लोग और रिश्तेदार, वो बताना चाह रहा है, घबरा रहा है, बट बता भी नहीं पा रहा क्योंकि उसका बाप कभी इधर जा रहा है कभी उधर। आखिर उसने हिम्मत करके कोशिश की तो उसने बाप ने उसे कहा तुम चुप करो। वो माइक पे गया और कहा मैं इस पार्टी इस खुशी में दिया कि मेरा बच्चा फेल हो गया। अब लोग भी हैरान, वो भी हैरान कि फेल होने की खुशी में कौन पार्टी देता है। कहता मैंने इसको बस ये बताना था कि तुम फेल हो गए या पास हो गए, रहना तुमने मेरा बेटा ही है। क्या बात, आज तुम फेल हो कल पास हो सकते हो, तो इसको दिल पे नहीं लेना, मेहनत करो। हम तो उस अर्ज को, हम उस पोटेंशियल को ही मार देते हैं, दबा देते हैं, इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि शायद वो बच्चा तो दोबारा अटेम्प्ट करना तो दूर की बात है, खड़ा होना या ये सोचना कि मैं शायद ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ये सोच हम खुद से हावी कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और अपनी अपब्रिंगिंग में हमें अपनी तरबियत में इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, कैसे तरबियत को बेहतर बनाना है, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जाने में हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है डिप्रेशन के हवाले से। जानना चाह रहे हैं कि डिप्रेशन क्या है, इसकी वजूहात और अलामात क्या हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे जान सकते हैं कि हमारे साथ बैठा हुआ फ़र्द डिप्रेशन का शिकार है, उसकी हमने कैसे मदद करनी है, उसको कैसे हमने मोटिवेट करना है, किस तरह से इंकरेज करना है और उसको सपोर्ट करने के लिए क्या इकदाम उठाने हैं। इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से और जानेंगे कि वो हमें क्या गाइडलाइन फराहम करेंगे, हम किस तरह से इस डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, इस एंजाइटी को हमने कंट्रोल करना है,
है, ये जो हमारे मुंह पर हर वक्त एक ही बात है कि मुझे टेंशन है, मैं प्रेशराइज हूँ, मुझे एंजाइटी है, मैं एग्रेसिव इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे बच्चे भी इसी बात को अपना रहे हैं क्योंकि वो हर वक्त अपने वालिदैन को यही कहता हुआ सुन रहे हैं कि वो टेंशन में है, उन्हें डिप्रेशन है, वो स्ट्रेस्ड हैं, उनको अकेला छोड़ दिया जाए, वो कोई काम नहीं करना चाहते, इवन उनसे बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो परेशान हैं। क्यों हम पे परेशानी के बादल घिरे हुए हैं और इनको कैसे हमने ख़त्म करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन से फंडामेंटल्स हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना हम सब के लिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी तरबियत को बेहतर बना सकें, हम अपने बच्चों को वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें जो कि उनके मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी आतिफ सईद साहब, आयशा रफ़ीक और सईदा रुबाब, जिनसे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, सोल्यूशन और सजेशन भी जाने। लेकिन उससे पहले ये ट्रिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, हम क्यों दूसरों को ये दिखाते हैं कि हम परेशान हैं। हमारी परेशानी से बड़ी किसी और की परेशानी नहीं हो सकती। हम डिप्रेशन में हैं, हमें अकेला छोड़ दिया जाए, अभी हम दूसरों की परवाह नहीं करें। जब हमारा मूड ठीक होगा, जब हम डिप्रेशन से निकल आएंगे तो हमें दूसरों की परवाह भी होगी, तो हम हंस के बात भी कर लेंगे, तो हम दूसरों की बात को महसूस भी कर लेंगे। आयशा, ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि हम डेली रूटीन में देख रहे होते हैं कि अगर किसी दूसरे का मूड ठीक है, वो प्रेशराइज नहीं है, वो टेंशन में नहीं है, वो डिप्रेस नहीं है, वो स्ट्रेस नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से बात करे। लेकिन जहाँ छोटी सी परेशानी आती है वो तो पूरा माहौल ही बिगाड़ देता है, वो तो दरहम बरहम कर देता है सारे निज़ाम, चाहे वो एक घर का हो, एक ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी इंस्टीट्यूट का हो। जी बिल्कुल, इसकी बेसिक रीज़न जो है वो ज़ब्ते नफ्स की कमी है। मतलब हम में सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है, हम अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं करते और अपना सारा गुबार जो है हम अपना हक समझते हैं कि ये दूसरों पे ना इसको कम किया जाए, निकाल दिया जाए। अब हराम चीज़ों में जो गुस्सा है ना वो उसको पी लेना हलाल है। गुस्सा हराम है लेकिन इसको पी लेना ये वो वाहिद वजूद है जो कि हलाल है। तो हमारा ज़ब्ते नफ्स की कमी है, इस वजह से हम जो है अपने आप को ना दूसरों के ऊपर कतार से जो है सारा निकाल देते हैं। अच्छा, इसमें ये कि हमारे एक माशरे में ये रीज़न भी है कि हम अप्रिसिएशन की कमी है। मतलब अप्रिसिएशन इज़ द डिमांड ऑफ ह्यूमन नेचर, लेकिन हम लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग इस टाइप के लोग हैं। इसी तरह से फिर आ जाते हैं कम्युनिकेशन गैप है हमारे, मतलब हमें अपने साथ बैठे हुए बंदे का नहीं पता होता और हमें अपने सोशल फ्रेंड्स का पता होता है। और इसमें फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी आ जाता है फैक्टर, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो उस तरह से बच्चे को ट्रीट नहीं कर पा रहे होते अपने मसरूफियात की वजह से, और उस तरह से उनकी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे होते जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने स्टार्ट लेवल से ही इस फेज़ की तरफ मूव ऑन कर रहे होते हैं। और फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी आ जाता है। हम हाँ बिल्कुल ऐसे कि हमारे जो स्कूल सिस्टम है उसमें स्टार्ट से ही अगर वो मॉन्टेसरी का भी बच्चा है ना तो उसको बर्डनाइज कर दिया जाता है। सही। उसका करिकुलम ऐसा होता है कि मतलब बस लिखो, बिल्कुल उसको बस एक पर्पस होता है, कॉपीज भरवानी है। और वहाँ पे बच्चे की बिल्कुल मेंटल हेल्थ पे तवज्जो नहीं दी जा रही होती। और इसी तरह से एक मैं तो ये यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे जो रिज़ल्ट कार्ड हैं उस पर ये जो फेल लिखते हैं, अगर ये ट्राई अगेन लिख दें तो बहुत से बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद होने से बचे। यकीनन ऐसे ही फेल लिख देते हैं और फेल की वजह से बहुत से पेरेंट्स और बच्चे जो हैं लिखना, बल्कि आयशा यकीनन आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि बच्चे को बार बार ये कहा जाता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो आगे चल ही नहीं सकते, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ये बार बार नहीं का कॉन्सेप्ट और बार बार उसको डिस्करेज करना, डिमोटिवेट करना, ये भी तो उसका जहन मुतासर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में जैसे मेंशन किया कि अप्रिसिएशन की कमी है। दुनिया में जितनी भी इजादात हुई हैं वो सराहे जाने के जज्बे की बदौलत हुई हैं और हम लोग सराहते नहीं हैं। अब फेल का अगर देखा जाए तो फेल मीन फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, लेकिन अगर हमारा बच्चा अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए तो हम उसको कोसना शुरू कर देंगे कि तुम भाई फेल हो गए हो, और फिर वो जाहिर सी बात है बच्चा एक डिप्रेशन के फेज में चला जाएगा, डिप्रेशन मोड में चला जाएगा, उसमें एक एहसास महरूमी आ जाएगा, एहसास कमतरी का शिकार हो पैदा होता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि शायद हमारे अंदर एक डर पैदा हुआ है कि अगर हमारा बच्चा आगे नहीं जाएगा या वो परफेक्ट नहीं होगा तो फिर हम लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे, लोग इसके हवाले से क्या कहेंगे, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें किस तरह से लेकर चलेंगे आगे, या फिर वो हमें उस तरह से नहीं वर्थ देंगे जिस तरह के देनी चाहिए, या हम जिस तरह से दूसरों को वैल्यू कर रहे हैं, वेटेज दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं रुबाब जो हम सिर्फ सोचते हैं और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान खुद से सर पर ले लेते हैं। उन्हीं में से एक ये है कि लोग क्या कहेंगे, वही दिखावा, यही प्रिटेंड करना कि हम परफेक्ट हैं, मैं, मेरा, मेरी सोच जो है इसी को हम लेकर चल रहे होते हैं। तो शायद हमने जो ये एक विशियस सर्कल बनाया हुआ है कि जिसमें सब कुछ 100% है,
ज़रा सा भी नीचे आया तो हम शायद दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे या हमारा वजूद ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस सोच को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जो हमने परफेक्शन की बात की और जो आतिफ साहब ने भी एक वाक़या रिलेट किया, इस सब के पीछे जाया जाए तो अगेन सेल्फ वर्थ, इन्होंने अप्रिसिएशन की बात की, आपने क्रिटिसिज्म की बात की, ये सारा रूट कॉज यहीं से आता है कि हमारे अपने घर बेसिक सेटअप में जो मेंटालिटी अभी तक चलती जा रही है कि हम जब तक लोगों को करेक्ट नहीं करेंगे लोग अच्छे नहीं होंगे। करेक्शन तो बाद में करेंगे, पहले उन्हें अप्रिशिएट करके मोटिवेशन लेवल पे अच्छे पे ला के फिर करेक्ट किया जाए तो करेक्शन भी हो जाती है और रिजल्ट्स भी हो जाते हैं। बात है ना, इसमें भी अगर हम ये कह दें कि जब तक हम दूसरों पे उंगली नहीं उठाएंगे या क्रिटिसाइज नहीं करेंगे शायद हमें सुकून नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप ये भी कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बहुत सी चीज़ों का, बातचीत का, इवन पेरेंट्स का कैथार्सिस होता है। पर्पस इज नॉट करेक्शन। अगर हमें देख रहे हैं कि बच्चा फेल हो गया फॉर एग्जांपल, और आप चाहते हैं कि वो बच्चा दोबारा फेल ना हो, तो आप उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय आप खुद से फिगर आउट करेंगे कि हाँ ये किस किस चीज़ में लैक कर रहा है, आप उसे हेल्प करें और सपोर्ट करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम, इसमें एफर्ट चाहिए, इसमें टाइम एंड एनर्जी चाहिए, एंड वी वांट शॉर्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, और अनकंडीशनली अवेलेबल होना। एक बच्चा जब पैदा होता है तो अगर वो खूबसूरत है तो क्या माँ बाप उसको प्यार करते हैं? बच्चा तो बच्चा है। सो वाई के बच्चा अगर पास नहीं हो रहा है या कोई किसी किस्म की उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस है या टेस्ट है जिसमें वो पास नहीं हो रहा है, तो माँ बाप कहते हैं कि अगर तुम अच्छे मार्क्स पीछे हट जाओ, तुम फेल हो गए हो इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं तुम्हें हक नहीं कर सकती। दैट इज़ टोटली टू डिफरेंट। अनकंडीशनल प्रेजेंस माँ बाप को अपने हर सूरत हाल में रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। अब इसके लिए पेरेंट्स को कौन अवेयर करेगा, कौन काउंसलिंग करेगा उनकी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले तो जो आजकल जहाँ पे लोग ग्लूड हैं वो है मीडिया, चाहे वो सोशल हो या इलेक्ट्रॉनिक, तो वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं, चलनी भी चाहिए। जो जिन लोगों को सुनते हैं लोग, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें इस पर काम करने की ज़रूरत है, मगर प्रॉब्लम ये कि उन्हें कौन बताए कि ये एक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट कर रहा है। सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक बात आ रही है कि मेरी नज़र में सोशल मीडिया पे ही हम इतना प्रिटेंड करते हैं, इतना दिखावे को प्रमोट करते हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम परफेक्ट हैं, हम फलां जगह बैठ के खा रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा बेहतर हैं, हम दूसरों से ज़्यादा जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायद इस दिखावे ने भी हमें डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है और इसी वजह से हम ये तो पोर्ट्रे कर देते हैं, ये तो प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम ये नहीं देखते कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। असल में जो बात की सेल्फ वर्थ की, ये सेल्फ रियलाइजेशन से आएगा ना। जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? हो सकता है वो चीज़ें हम में हों। जो डिप्रेशन का डायरेक्टली लिंक होता है ना, वो इन्वर्स लिंक है सेल्फ रियलाइजेशन से। यानी जितना आप खुद को समझते हैं उतना डिप्रेशन कम होता है। सही। आप खुद को नहीं जान रहे, असल सारे टूल्स आपके अंदर मौजूद हैं। ठीक। जो अर्ली स्टेजेस थी, जो जैसे स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है, उसमें उन टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खुद को जान रहे हैं। हम प्रिटेंड इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें लगता है शायद ये चीज़ हम में नहीं है, या जो हम में है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो लोगों की नज़र में शायद वो स्ट्रेंथ नहीं है। सही। अब जब सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस हम देखें ना, तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होता है। वीकनेसेस को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं सक्सेस के अंदर, ठीक, कि ये हमारी स्ट्रेंथ्स बन रही हैं, तो वो आपकी स्किल सेट का हिस्सा बन जाती है। सही। जब आप खुद अपनी इन दोनों चीज़ों का आपको पता हो, दैट लीड्स टू योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी अगर मुझे पता है मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी मैं बोल सकता हूँ, तो आप मुझे एक असाइनमेंट देंगे बोलने की, तो मैं कहूँगा हाँ जी मैं करता हूँ। अब मुझे यही डाउट है, सेल्फ डाउट का शिकार हूँ, तो मैं कैसे उस असाइनमेंट को करूँगा? पहले ही कन्फ्यूज हूँगा, फिर जब मैं जाऊँगा वहाँ पर तो ऑब्वियसली वो कन्फ्यूजन इफेक्ट करेगी परफॉर्मेंस पे, और वो डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा। अब सेल्फ वर्थ की वो मैंने खुद ही एक मेरिट बना लिया और मैं कहूँगा नहीं ये मेरे बस का काम नहीं था। सही। तो असल चीज़ जो स्टेप 1 पे हमें करना है, किंडरगार्टन लेवल से लेके अप टू मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी लेवल तक, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं हम रोबोट्स बनाएं, टीचर हों या पेरेंट्स हों, मैं जो कह रहा हूँ वैसे होना चाहिए। जो मैंने सोच लिया अब ये होगा तो ठीक है, अदरवाइज तो इसकी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। आतिफ से ही कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। डिप्रेशन के हवाले से बात हो रही है। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें हमें कितनी एफर्ट करनी है, पेरेंट्स ने क्या किरदार अदा करना है, टीचर्स का क्या रोल है। और इसके साथ साथ जब ओवरऑल हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में रहने वाले हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो इस सोसाइटी के माहौल को खुशगवार बनाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और हमारे इर्द गिर्द के अफराद भी अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी को महसूस कर सकें। आतिफ से बात हुई थी ब्रेक पे जाने से पहले। आतिफ, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपने सेल्फ रियलाइजेशन की बात की, इसको हमने किसी ना किसी तरह से इन्हांस करना है, इसको हमने जो है अपने बच्चों की तरबियत में शामिल करना है कि हम एक बैलेंस ज़िंदगी उनको गुजारना सिखा सकें कि जो उनके पास है, जितना उनके पास है, उस पर वो शुक्र अदा करें, उसके बाद आगे देखें कि वो क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले ही वो ये देखें कि उनके पास जो नहीं है वो कैसे हासिल कर लिया जाए। यकीनन ये भी टेंशन डेवलप कर रही है, ये भी स्ट्रेस का बायस बन रही है। मैंने जैसे शुरू में बताया था ना कि हमारी जो डिमांड्स रिसोर्सेज से अगर ज़्यादा हैं तो वो स्ट्रेस कॉज करती है। और इस वक्त तो हम सबकी लातादाद ख्वाहिशात, वजह ये है ना कि आपका जो सोशल मीडिया या मीडिया पोर्ट्रे ऐसा कर रहा है कि ये होगा तो स्टेटस होगा। कार जो है इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। सक्सेस का पहला एलिमेंट ये है कि आपके पास कार होनी चाहिए, उसके बगैर भी लोग चलते हैं। इतना बड़ा घर होगा तो आप सक्सेसफुल बनेंगे। ये हमें जो ये डेफिनेशंस है ना, इन पे क्लियर होना है, बिल्कुल होना है। अब जो सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में हम हेल्प कैसे, अपनी पहले कैसे हेल्प करते हैं, हम एक्टिविटीज़ बनाते हैं वैसे जनरली जो हम ये काम करना भूल चुके हैं। सबसे पहले जैसे अगर हम एनालाइज करें ना, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं देखूँ कौन कौन से क्या क्या डिप्रेशंस हैं, मुझे लिख लूँ। अगर वो लिखूँगा मैं और फिर उनमें से मार्क कर लूँ कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में है। यकीन करें उस लिस्ट में से जो 90% ऐसे होंगी जो मेरे कंट्रोल में नहीं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सिर्फ सोच को बदलना है, उनको बदल सकते हैं। अब डॉलर की प्राइस जहाँ जा रही है, ना मेरे पास डॉलर है, ऐसे ही ना मेरे कोई कहीं पर उसके इम्पैक्ट से मुझे कुछ होना है, मगर मैं परेशान हूँ। सोना ओह 1.5 लाख रुपए हो गया, भाई आपने खरीदना भी नहीं तो फिर क्यों आप वो जो स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया ना उन चीज़ों पे, वो आपकी ज़रूरत में ही नहीं है। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स वो निकल जाएंगे उसमें, जो इंटरनल फैक्टर्स रह जाएंगे उस पर अब आपका थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि ये अब इसको मैं क्या मेरे कंट्रोल में है, यस तो क्या उसके रास्ते हैं, राइट देम डाउन कि ये वाला रास्ता है जिससे मैं इससे निकल सकता हूँ। बिल्कुल। अब हम उस प्रोसेस में नहीं जा रहे ना, हमें कहेंगे आप ये लिखें, और यार कौन लिखेगा, लिखने का भी वो हमारे पास गैजेट है, उस पे तो मैंने ये देखा कि जब आप हाथ से लिखते हैं कॉपी पे कहीं पर, वो नोट किया हुआ वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको मेमोरी में याद रहती है बजाय इसके कि आप उसको टाइप कर। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन सेइंग है, वो उसके हवाले से मैं आयशा से भी बात करूंगी कि ये कितना एग्री करती हैं इससे या नहीं। आयशा, ये कहा जाता है जैसे कि अभी आतिफ ने कहा कि लिखी हुई बात हमेशा याद रहती है, इसी तरह ये कहते हैं कि अगर आप परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, तब भी आप लिखना शुरू कर दें। तो जो लिखारी होते हैं, जो राइटर्स हैं, वो किस तरह से डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ऐसे ही है, अगर मैं आपको अपना पर्सनल बताऊँ, पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू, वो यही है कि मैंने लिखना बेसिकली स्टार्ट ही किया था इसी मेरा जो बेस बनी थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। अच्छा। मतलब जब मैं परेशान होती थी, कंफ्यूज होती थी, तो होता है लोग मतलब गुस्से में आ जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे आज भी याद है, मेरा एक आर्टिकल था औरत की सदा के हवाले से। उस टाइम रेप केसेस बहुत ज़्यादा आते थे मीडिया पे, तो ये सब चीज़ें ना मुझे एक बीइंग अ गर्ल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती थी, परेशान करती थी। तो मैंने ये आर्टिकल लिख दिया। फिर उसके बाद आर्टिकल लिखने के बाद मुझे ज़ाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था उस टाइम पब्लिश करवाने के लिए, तो ये चीज़ें मुझे फिर इस तरह से परेशान कर रही होती थी, एक मैं ग्लूमी फेस में जा रही होती थी। लेकिन फिर एक वही बात है, हमें अपने आप को तवक्कुल रखना चाहिए, कामिल ईमान रखना चाहिए। तो फिर मैंने अपने तवक्कुल से और कामिल ईमान से उसका वे निकालना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह से इनको मोल्ड किया जाए और किस तरह से प्लेटफॉर्म मिलेंगे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी आया कि जब मेरी 3 बुक्स पब्लिश हुई। पहले मतलब लोग कहते हैं जब स्टूडेंट थी, आई वाज इन 2nd ईयर, मैंने लिखना स्टार्ट किया था। मेरे कुलीग्स, इवन टीचर्स टू, कि ये कैसे लिखेगी और ये इस तरह से, इस सेंस में और इस मतलब लेवल से आप उठ के कैसे ऊपर जाओगे, और इस तरह की लोगों की बातें परेशान कर रही होती हैं। लेकिन इसमें ये कि सेल्फ कंट्रोल आपका कितना है, आपका ज़ब्त नफ्स कितना है, आप में कामिल ईमान कितना है, तवक्कुल कितना है। और बिल्कुल मैं यही कहती हूँ कि आपको जब
आप लिख लेते हो तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अंदर का कैथारसिस निकालने के लिए आपका लिखना बहुत, बेशक आप राइटर नहीं हो, आप अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर लो। ये पहले बहुत कॉन्सेप्ट था और पेरेंट्स बाकायदा अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देते थे, ये तरबियत देते थे कि आप डायरी लिखिए, आपका कैथारसिस होगा, आपने जो दिन भर किया उसको जरूर जो है मेरा यही है ना, मैं जो छोटी से छोटी चीज़ भी फील करती हूँ, छोटी से छोटी बात को ऑब्जर्व करती हूँ, तो उसको मैं लिख लेती हूँ। ये मेरी हैबिट है और इससे मुझे बहुत इमोशनल पीस, मतलब इमोशनली मैं बहुत पूरा सुकून फील करती हूँ। क्या बात है जी। और अगर कोई चाहता है कि वो भी ज़हनी सुकून हासिल करे तो जब भी डिप्रेशन हो, एक टिप है ये कि आप लिख लें। लिखने से आपका कैथारसिस भी होगा, कुछ क्रिएटिव भी हो जाएगा और साथ ही साथ वो जो एक कैफियत है जिसमें इंसान खो जाता है, उससे बाहर निकलने का भी बहुत अच्छा ये ज़रिया है। रुबाब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। क्यों हम दूसरों की कही भी बात को इतना हावी कर लेते हैं खुद पे कि हमारी एक पैटर्न लाइफ, एक सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपने जिस तरह बात शुरू की थी कि सोशल मीडिया एंड शो ऑफ, हम दुनिया में एक्सटर्नल वैलिडेशन पे जीते हैं। बचपन से दुनिया से हमें कहा जाता है कि पेरेंट्स कहेंगे कि ये ठीक है तो हम ठीक समझेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद में हमारा इंटरनल वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट बहुत वीकर रख दिया जाता है कि बच्चे को क्या पता। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ने दे के भेजी हैं, समझा के भेजी हैं कि ये गलत है, ये सही है। सो उसको एक अडल्ट समझ के, उसकी कम्युनिकेशन को समझते हुए उसको एक इंडिविजुअल मानना डिप्रेशन से दूर रखने का सबसे बेसिक वे है पेरेंट्स के लिए। जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, वहीं मैं इसको रिपीट करूँगी, जो इंसान इंटेलिजेंट होता है, जिसका अच्छा आईक्यू होता है, उसको ही डिप्रेशन होता है। अच्छा, किसी ऐसे बंदे को डिप्रेशन कभी नहीं होगा जिसने क्वेश्चन ही नहीं किया। जो क्वेश्चन नहीं करेगा, वो दुनिया को ऑब्जर्व नहीं करेगा, कोई उस कॉन्फ्लिक्ट ही उसके अंदर डेवलप नहीं होगी, तो वो उसको किस चीज़ का डिप्रेशन होगा? वो तो बेफिक्र है। तो पहली बात कि किसी को जब डिप्रेशन होता है तो सबसे इर्द गिर्द के पहले लोगों को ये जानना चाहिए कि ही इज़ अनयूजुअल। हमें उसको सपोर्ट करना है और उसको यूटिलाइज करना है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं। वो मेरे पास आज तक हार्डली कोई ऐसा बच्चा या ऐसा बंदा डिप्रेशन में 10 साल से इस फील्ड में हो और नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल के मेरे एक्सपीरियंसेस में ये है, जिन लोगों का IQ हाई है वो उनका EQ वीकर होता है। अच्छा। और जिनका IQ हाई है उनका EQ वीकर होने की वजह से इमोशनल रेगुलेशन नहीं होती और डिप्रेशन होता है। ऐसी सेट के कैथारसिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए राइटिंग है कैथारसिस। आपने जिस तरह कहा कि लोग बहुत कहते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इट्स गुड, एटलीस्ट लोगों ने वर्बलाइज तो करना शुरू किया है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें बोलना, बताना, जब कोई बता रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है या मुझे टाइम आउट चाहिए, तो एक दूसरे को सीरियस लेना शुरू कर देना चाहिए। मजाक बनाना या इन वर्ड्स का मिस यूज़ करना, पहले यूज़ करने वाले की जिम्मेदारी है कि उसको हर जगह ना इस्तेमाल किया जाए, और कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको सीरियस लिया जाए। और इट्स अ साइन एंड सिम्टम ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट। और इमोशनल रेगुलेशन के लिए डिप्रेशन से बचना, इमोशनली रेगुलेट होना ज़रूरी है। इमोशनली रेगुलेशन से मुराद हरगिज़ नहीं है कि अपने जज्बात को कंट्रोल किया जाए, अपने जज्बात को चैनलाइज किया जाए और मैनेज किया जाए। बिल्कुल, ये चैनलाइज कैसे हो सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं हम अपनी सोच को, और साथ ही साथ डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, इस पर क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं हमारे तीनों मेहमानों के पास, उन्हीं से जानेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारे आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सेशन है जिसमें हमेशा की तरह हम सॉल्यूशंस और सजेशंस को डिस्कस करेंगे और अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि हम डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे वो, क्या सॉल्यूशंस हैं उनकी नज़र में। अगर हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हम टेंशन में मुब्तला हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर हमें इस परेशानी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मायूसी के फेज़ से बाहर निकलना है। और अगर हमारे इर्द गिर्द कोई जो है वो इंसान ऐसा मौजूद है जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, उसको किस तरह से सपोर्ट करना है, इस पर भी जानेंगे हमारे मेहमानों के पास क्या सजेशन है। आतिफ, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, सजेस्ट कीजिए कैसे डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो एक सपोर्ट सिस्टम आप ढूंढें अपने लिए, मतलब जिसके साथ आप बात कर सकें। ठीक, कोई ऐसा दोस्त, फैमिली में कोई भी, अगर कहीं वहीं है जैसे कहा कि लिख सकते हैं तो लिखें, बोल सकते हैं तो बोल दें, रिकॉर्ड कर लें वॉइस नोट्स में। एक सपोर्ट सिस्टम हो आपके पास जो आपके अंदर के इस गुबार को निकालने में हेल्प आउट करे। फिर आप सेकंड स्टेप ये कि आप ब्रेक्स लें। एक स्टेट में है, अब आप रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप स्ट्रेस्ड हैं या डिप्रेस में, आप ब्रेक ले लें उस चीज़ से। जो काम भी कर रहे हैं उससे थोड़ी देर सो जाएं, बेशक अच्छा, किसी दोस्त की तरफ चले जाएं, कोई मूवी लगा लें, मगर आपने उस ब्रेक स्टेट करनी है। सही, ये ज़रूरी है। अपने जहन को शट डाउन कर लें, शट डाउन कर, मतलब कुछ भी नहीं होता, फिर स्लो डाउन करना सीखें। कई दफ़ा हम रेस में लग जाते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर आपको पहुंचना है, क्या मिलेगा, एंड रिजल्ट देख लेना कहाँ पे है। अच्छा, एंड रिजल्ट पर भी तो कोई ट्रॉफी नहीं मिलनी, तो स्लो डाउन कर लें, आपके पेस लेट पहुंच कर भी वही कुछ मिलेगा जो आपके नसीब का है। बिल्कुल। देन ये भी है, आप जो लाफिंग टेक्निक्स हैं, हंसना सीखें, मुस्कुराना सीखें। सही। और मुस्कुराने के लिए कोई बहुत बड़े इवेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप नेचर को एंजॉय करें माइंडफुलनेस के साथ, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए। हमारा ये है कि हम एक चीज़ को देख रहे हैं और उसको देखते हुए हमारे दिमाग में पता नहीं कौन सी खिचड़ियाँ चल रही हैं। बिल्कुल। ये एक्सपेरिमेंट भी किया था उन्होंने कि एक वायलिनिस्ट को अमेरिका में उन्होंने सबवे पे खड़ा कर दिया और वो सुबह जो रश टाइम था उसमें बजा रहा था। अच्छा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उस टोटल टाइम में 3 लोगों ने, 1 घंटा उसने बजाया, 3 लोगों ने रुक के उसे सुना। एक बुजुर्ग खातून थी, एक बच्चा था और एक बुजुर्ग आदमी था। बाकी हज़ारों लोग उसे सुने बगैर गुजर गए। उसी वायलिनिस्ट का एक रात पहले जो कॉन्सर्ट था न्यूयॉर्क में, उसमें जो मिनिमम टिकट था वो $1000 का था, यानी $1000 दे के लोग सुनने आए। और जब वो फ्री में बजा रहा है तो कोई, अब क्या था ये कि आप माइंडफुलनेस में नहीं थे, ऐसे ही आपने उस ब्यूटी को एंजॉय नहीं किया। आप ये ब्यूटी एंजॉय करना सीखें। आप स्ट्रेस में हैं, यानी आपको ये स्ट्रेस है कि सुबह मैं पता नहीं कैसा दिन होगा, आप उस दिन से पहले थोड़ा सा उठ के नेचर को एंजॉय कर लें और उस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। फिर आप नो कहना सीखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी बहुत सारे स्ट्रेसेस जो है ना, वो इस नो ना कहने की वजह से होते हैं। मैं नहीं कर सकता, जैसे नो यार नहीं होता, हाँ यार मैं कर लूंगा, अब वो समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ कैसे। स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। फिर आप हॉबीज रखें, कोई भी हॉबी रख लें, हाइकिंग कर लें, वॉक कर लें, बुक्स पढ़ लें, कोई ऐसी गार्डनिंग एक हॉबी जिसमें जिसके लिए आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, खुद आप उससे इन्वॉल्व होकर सीख रहे हैं। पढ़ने की आदत हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, पढ़ना सिर्फ वो एक फेसबुक का रह गया। किताब पढ़ने की आदत खुद भी डालें और बच्चों को भी डालें। इससे ये होगा कि आप बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उस मीडिया के ऊपर मुझे भी पता है मैं नहीं पढ़ सकता, स्क्रीन रीडिंग है बस 3 लाइनों के बाद बस हो जाती है। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया, मैंने एक आर्टिकल फेसबुक पे डाला और उसमें ये कि मैंने घर, अल्लाह के बड़े फजल से मैंने एक घर वगैरह हुआ, और एंड में नीचे लिखा हुआ था कि बहुत बाद में कि ये उस पैसों की तस्वीर, मैंने मोबाइल लिया और उस घर की तस्वीर ली है, यानी इसमें मैंने घर नहीं लिया, मोबाइल लिया। मगर मुझे आधे से ज़्यादा लोगों ने मुबारक दी और कई लोगों ने घर फ़ोन करके मुझे कहा मिठाई नहीं खिलाई तूने। वो पूरा आर्टिकल भी नहीं पढ़ा, हालांकि वो 3 पैराग्राफ टाइम भी नहीं है और ना आप नहीं पढ़ते। तो इसको आप पढ़ना शुरू करें, फिर अपने लाइफस्टाइल में, अपने एटीट्यूड में चेंज करें। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी सजेशन आपने दी कि बुक रीडिंग के जरिए भी हम डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आयशा, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से, मैं एज अ पर्सन अगर बात करूँ, मैं ज़्यादा पीक लेवल पर नहीं जाऊँ, तो उसमें तो ये है कि सबसे पहले अपना एक्सपेक्टेशन लेवल वो कम कर दें। वो जिस तरह से शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो अपनी ख्वाहिशात को कम कर लें। सब्र और शुक्र का वतीरा अपनाएं और फिर कामिल ईमान और तवक्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बीइंग अ पर्सन, अगर आपकी लाइफ में कुछ मायूसी है तो अल्लाह ताला की रज़ा के सामने सरेंडर करना सीखें। हमारा दीन इस्लाम इतना प्यारा दीन है और ये एक इबादत का मजमुआ नहीं है, एक ज़ाब्ता हयात है। इसमें हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो मौजूद है। हर जो आपके साथ अगर कहीं पे मायूसी है या कहीं पे आपके रिजल्ट्स जो है मन चाहे नहीं आ रहे, अनचाहे आ रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला की रज़ा के सामने सरेंडर करें। इन फैसलों में अल्लाह ताला की हिकमत
और मसलहत जो है उसको आप तलाश करें। और इसके अलावा अगर आप रिक्रिएशन कर सकते हैं तो रिक्रिएशन करें, सैर व तफरीह करें। और इसके अलावा ये कि आप उन लोगों से अवॉइड करना स्टार्ट कर दें जहाँ पे आपको पता लगे कि ये माफ़ करें, माफ़ सबको कर दें, लेकिन उस पर्सन को आप दोबारा ये अपॉर्चुनिटी नहीं दें कि अब दोबारा आपको ये डिप्रेशन फेस में लेके जाए। और इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग, परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से होती है, जैसे कि वासिफ अली साहब भी फरमाते हैं। तो फिर ये कि अच्छा सोचें, अच्छा सुनें, अच्छा लिखें और खुश रहें, खुशियाँ बांटें, आसानियाँ बांटें। तो ये सजेशंस हैं, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत सारी सजेशंस आपने बताई जिन पर हम बहुत आसानी से अमल करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। और बात कुछ ट्रीटमेंट का अगर जिक्र कर लिया जाए कि कितना मुश्किल है डिप्रेशन के मरीज़ को ट्रीट करना या कितना आसान है? इस पे बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मुश्किल उसके लिए है कि जब कोई पेशेंट रेडी ही नहीं है हेल्प लेने के लिए, और बहुत आसान है जब कोई अवेयर है कि मुझे प्रॉब्लम है और मुझे हेल्प लेनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि डिप्रेशन की इंटेंसिटी क्या है। अगर बहुत सवेयर हो गया और डिसफंक्शनल हो गया और वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जा रहा है और उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि वो खुद से ट्रीटमेंट पे जाए, तो बहुत कम चांसेस हैं। इर्द गिर्द के लोगों को नसीहतें देना कम कर देनी चाहिए और अमल शुरू कर देना चाहिए उसकी हेल्प के लिए। और देयर आर लेवल्स जहाँ हमें पता है कि अगर हम राइट टाइम पे हेल्प ले लेंगे तो थेरेपी ही गुड इनफ है उस डिप्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए। मेडिसिन नहीं है, इसकी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिप्रेशन की इतना प्रोलॉन्ग हो गया और इतनी सवेयर स्टेजेस पे जा चुका है तो हमें मेडिकेशन और थेरेपी दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। सो जितना बेहतर है, जितनी अर्ली स्टेज है उतनी अर्ली स्टेज पे हेल्प लेना फैमिली वालों के लिए भी हेल्पफुल है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड भी कम ज़्यादा। अच्छा बाब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो कि सेल्फ मेडिकेशन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो खुद से एंटी डिप्रेसेंट लेना या ट्रंक्लाइजर्स लेना और फिर उन्हें ये सोचना कि बस इस तरह तो नींद आ जाएगी, इस तरह तो हम सुकून करेंगे। क्या ये भी नुकसानदेह? बहुत नुकसानदेह जी, सिर्फ नुकसानदेह नहीं है, इससे बहुत सारी एडिक्शंस डेवलप हो सकती हैं, बहुत से डैमेजेस हो सकते हैं, ब्रेन के फिजिकल प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन तो किसी हाल में अलाउड ही नहीं है। नंबर 2, देयर आर टाइप्स जहां आपको स्लीपिंग पिल्स के बजाय एक डीप ब्रीदिंग या एक सेशन से आपका मसला रिजॉल्व हो जाता है और आपको किसी पिल की ज़रूरत ही नहीं है और आप वो कर सकते हैं। जनरल टिप्स में आई वुड सजेस्ट टाइम पे सोना। ये सब हम एज अ मास्टर हम बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। हम तो सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं। बिल्कुल। और लॉकडाउन में हमने देखा कि सबकी रूटीन ही ऐसी हो गई। ठीक है, और वो भी हम बहुत आराम से कह रहे हैं सबकी रूटीन है। ये मेरी नज़र में कोई सबसे बड़ा क्राइम आजकल हम अपनी ज़ात के लिए, बच्चों के लिए और हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ कि हम रात को सोते नहीं। जो चीज़ अल्लाह ने जिस टाइम जिस चीज़ के लिए बनाया, प्लीज़ उसको हम अगर फॉलो मान लें कि दिन भर जागना है। रोशनी, लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन ग्रोथ। रात का सोना हमारी ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेचर को एंजॉय करना एवरी डे। हम कहते हैं जी इतने अरसे बाद कहीं बच्चों को पार्क ले जाएंगे या ऐसे करेंगे, इट डजंट हैव टू बी। आप गली के बाहर जी अपने घर के बाहर निकलते हैं तो ग्रीनरी और हवा तो वहाँ पे भी मिलती है, आसमान तो वहाँ भी दिखता है। अपने छत पे हम लोग कितनी देर जाते हैं, बैठते हैं, छोटी छोटी। फिर खाना इकट्ठा खाना छोड़ दिया हमने, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज और हैपनिंग है। बच्चे पहले बारिश में नहाते थे, अब हर वक्त माँ बाप को ये डर लगे रहते हैं कि वो बीमार हो जाएंगे। अब वो बीमार हो ना हो, वो नेचर से कनेक्शन, जो मिट्टी से खेलना, हेल्थ तो इम्यून सिस्टम तो इम्प्रूव होगा ही होगा, लेकिन इन सब से उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और रियलाइजेशन में हेल्प होती है, माइंडफुलनेस में हेल्प होती है, और देयर आर मच हेल्दियर एंड लेस एक्सपेंसिव यू कैन से, और जिसमें ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। वो डिप्रेशन, थोड़ी सी कोशिश करनी है और ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने डिप्रेशन के हवाले से बात की और जो अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं उन्होंने इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके लिए भी हमारे मेहमानों ने इतनी खूबसूरत और छोटी छोटी सजेशंस दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सजेशन पसंद आई होंगी। अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।